हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये थोड़ा सा वीडियो लेट बना पा रहे हैं हम, इसके लिए थोड़ा सा जो कि आजकल लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ड्यूटी की व्यस्तता भी है, इसलिए थोड़ा देरी हुई उसमें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये मैंने कही थी कि आप लोग यदि आप देखेंगे नहीं तो हम लोग तो इसको वीडियोस को बनाना या यूट्यूब चैनल चलाना का इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पैसा कमा रहे इससे, ठीक है। ये एक मिशन है हम सब लोगों का और आदरणीय पंकज सर का, ठीक है। इसलिए लॉकडाउन की स्थिति में आप जैसे लोग जो पढ़ाई से आपका नाता शुरू रहा है, इतने दिन से पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो वो जो तैयारी है आपकी रिदम आपका टूटे ना, इसलिए हमने ये सब व्यवस्था की है चैनल। इससे पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब लोग नहीं देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ लाभ इससे हो पाएगा। तभी आपको लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा देखिए और इस पर कमेंट भी करिए। और जो लोग हमारे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको चैनल पता कैसे चलेगा और मैसेज कैसे आएगा कि हाँ कोई नया वीडियो आ गया। इसलिए आगे से मुझे कहना ना पड़े, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए और प्रॉपर नोट्स बना के डालिए। जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ उनको कायदे से बना के डालिए, ठीक है। पीडीएफ में बना के देता हूँ, इधर कुछ नहीं करना आपको। जो पीडीएफ में दे रहा हूँ उतना सा आपने कॉपी में नोट्स बना करके ग्रुप पे सेंड करिए, ठीक है। और पीडीएफ आपको ग्रुप से मिलता है, तो ये दोबारा से ऐसी स्थिति न बने, ठीक है। और एक और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो रेगुलर हम लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, लगातार टेस्ट पेपर हो रहे हैं, आप लोग इतना इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहीं किसी बड़ी ड्यूटी चले गए आप लोग। आपको बहुत बड़ी ड्यूटी आपको दी गई है कोरोना वायरस को लेकर के, ठीक है। अरे भाई ऐसा मत करिए, आप पढ़ाई करिए, घर पर रहिए एकदम से, ठीक है। और अलीगढ़ वाले खास कर कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल घर से ना निकले। अगर लॉकडाउन खुलता भी है तब भी निकलने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। स्थिति बहुत ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो पता है हम लोगों को स्थिति क्या है। चलिए है अभी मैं इन्फ्लेशन का लेक्चर 3 है ये, ठीक है। तो इसको कहा गया इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इंडिकेटर्स में उसका मुद्रास्फीति का सूचक क्या होगा, कैसे इसको इंडिकेट किया जाएगा कि ये इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। इसीलिए पार्ट 3 हमने इसका रखा है, ठीक। अब इन्फ्लेशन जो के बारे में बता दिया गया, बार बार नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की जो इंडिकेटर्स बेसिकली 3 होते हैं। पहला है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। तीसरा है GDP डिफ्लेटर। इन तीनों के आधार पर, इन तीनों के बेसिस पर हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स होंगे या होते हैं। अब हम बात करते हैं जो थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब होता है कि थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। वस्तुओं सेवाओं के थोक मूल्य, बेसिकली वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को शो करता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसको कहेंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक सलाहकार बोर्ड, वो कार्यालय होता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है, जिसका मासिक आधार पर, आप देख सकते हैं इसको मासिक आधार पर क्या है संकलन कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है। जो कि पहले इसका संकलन कैसे होता था, साप्ताहिक स्तर पर किया जाता था। और ये कार्य 10 जनवरी 1942 से WPI का प्रारंभ हुआ भारत में, ठीक है। 10 जनवरी 1942 से प्रारंभ हुआ। लेकिन जब 10 जनवरी 1942 से ये प्रारंभ हुआ तो पहला बेस ईयर क्या था, पहला बेस ईयर था 1939। ये फर्स्ट बेस ईयर क्या करने के लिए, WPI का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब जो WPI है, WPI में 3 कैटेगरीज में आइटम्स को डिवाइड किया गया। मतलब बास्केट ऑफ गुड्स जो होता है, WPI का जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें गुड्स का संख्या, मतलब बास्केट ऑफ
जो आइटम की बास्केट है उसमें 697 मतलब 697 इसमें टोटल आइटम लिया गया है, जिसको हम वेटेज 100 के आधार पर निकालते हैं। ठीक है, ये जो कमेटी सेटअप हुई उस कमेटी ने सिफारिश दिया, ठीक है, तो उसके आधार पर बेसियर चेंज होता है। अब इसी में हर बार एक सिफारिश आती है कि भाई इतना आइटम को रिवाइज करके ये कर दिया जाए और उनका वेटेज ये रख दिया जाए। तो हम इसी विषय पे बता रहे हैं आपको कि प्राइमरी गुड्स में कितने आइटम लिए गए। प्राइमरी गुड्स के आइटम 170 है, जिसका वेटेज क्या है 22.62 इतने %। अब ईंधन एवं ऊर्जा, ईंधन एवं ऊर्जा इसकी केवल 16 आइटम को इसमें कंसिडर किया गया और ये 13.15% है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं मतलब बेसिकली इसको ये कह सकते हैं विनिर्मित उत्पाद मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इसमें 564 आइटम लिया गया है, तो 64.24% इसमें कंसिडर किया जाता है, मतलब इतना इसका वेटेज है। अब इन तीनों का वेटेज मिलाकर के क्या होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए। प्रश्न क्या आएगा, अगर इसमें से प्रश्न बनता है तो WPI में सबसे ज्यादा वेटेज किस कैटेगरी का रखा गया, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम किसका वेटेज है। तो सबसे कम ईंधन वाला और सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा इसमें वेटेज दिया गया है। तीसरी यहां हम बात करते हैं क्या है CPI। CPI जो है CPI से पहले WPI के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। जो जितना बेसियर है आपको पूरा PDF में मिलेगा कि अब तक कितने बेसियर चेंज किए गए और किस बेसियर में कितना कितना आइटम पहले था। 2004-05 जो बेसियर था इसका जो रिवाइज करके 11-12 किया गया है, जो मैंने लिखा है पहले 4-5 था वो 11-12 रिवाइज कर दिया गया और उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम का आ गया बास्केट्स में 697। इससे पहले था 600, इसमें था 676 आइटम था जो 2004-05 में था। ठीक है, इसको रिवाइज करके ये कर दिया गया और ये बेसियर चेंज हुआ जनवरी 2015 में। कई सारे इसमें प्रश्न बनते हैं, बेसियर पूछा जा सकता है। ठीक है, और बेसियर कब रिवाइज किया गया ये भी सवाल बनता है। अब ये वेटेज के आधार पर आपसे इन कैटेगरीज को पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि WPI के डाटा किस डिपार्टमेंट के थ्रू वो रिलीज किया जाता है, किस मिनिस्ट्री के तहत वो आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री आपके सामने क्लियर है, डिपार्टमेंट भी उसका क्लियर है। ठीक है, कई सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने यह समझा कि ये तीसरा लेक्चर भी आपके लिए होना चाहिए, जो ज्यादा इसकी जरूरत थी। अब तीसरा पॉइंट आता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है जो थोक मूल्य सूचकांक के अलावा भी भारत उपभोक्ताओं, देखिए थोक मूल्य सूचकांक हो रहा है वो प्रोड्यूसर्स के एंगल से आता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये प्रोड्यूसर्स वही आता है, कंज्यूमर के एंगल से आता है। तो उपभोक्ताओं के स्तर पर भी लोगों के द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन, होने वाली वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति की गणना करता है। होने वाली वृद्धि ही मतलब किसकी गणना करता है, मुद्रास्फीति की गणना करता है। इसको CPI को जनरली 4 भागों में उन्होंने कहा बांटा गया। पहला इसमें आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या होता है, औद्योगिक श्रमिक के का मतलब ये होता है कि ऐसे इसे जो इसमें IW बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स में इसमें टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स में कितना गुड्स है 370 और इसका बेसियर क्या है कितना 2001। मूल रूप से यह सूचकांक सरकारी कर्मचारी, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, मूल रूप से यह सूचकांक सरकारी कर्मचारी एक्सक्लूडिंग टू किन सरकारी कर्मचारियों में से किन को निकाल करके बैंक एवं दूतावास कर्मचारियों को निकाल दिया जाए, मतलब उनको छोड़ करके इसी आधार पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जिसे DA का निर्धारण किया जाता है। जब महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है जब वेतन आयोग मतलब पे कमीशन वेतन का पुनरीक्षण करता है, मतलब रिव्यू करता है उसका, तो ये भी CPI-W को ध्यान में रखकर किया जाता है। CPI-W मतलब वर्कर
किसका, इंडस्ट्रियल वर्कर की जो बात कर रहा था, इसको ध्यान में रख करके इसका रिव्यू किया जाता है। मतलब डीए का निर्धारण जो होता है वो आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो इंडेक्स होता है उसके बेसिस पर उसको किया जाता है। वो किसका पार्ट है, सीपीआई का पार्ट है। ठीक है। तो एक दूसरा आता है यूएनएमई, मतलब शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी का मतलब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज का मतलब ये होता है कि ऐसे कर्मचारी जो विदेशी मंत्रालय जो हमारे यहाँ कार्यरत होते हैं, उसके कर्मचारी जो कार्यरत होते हैं, उनका डीए उसके आधार पर वहां से तय होता है। ठीक है। इसको और तीसरा इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर खेतीबाड़ी मजदूरों के लिए जो सूचकांक बनाया जाता है, मतलब देखिए गांव में लेबर होता है, गांव में अगर लेबर होगा तो वो एग्रीकल्चर लेबर अलग होता है, मतलब दैट इज द लेबर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो काम करने वाला लेबर होगा उसको एग्रीकल्चर लेबर कहा जाता है। एक ऐसा लेबर होता है जो ग्रामीण और अर्बन एरियाज में अलग अलग मिलता है, जो कैसा काम करता है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज होता है। ठीक है। तो उसको नॉन स्किल्ड भी कह सकते हैं, या जो शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं उसके आधार पर बांटा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो मजदूरी वैसे करने चला गया, मनरेगा में करने चला गया, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम नहीं कर रहा है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का काम नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का मतलब होता है निराई गुड़ाई करना, बुवाई करना, कटाई करना, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का पार्ट आता है। ठीक है। रूरल बेसिस पे होता है, अर्बन बेसिस पे होता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो होता है सीपीआई में तीन चीजें ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं बेसिकली। आर का मतलब रूरल एरियाज, यू का मतलब है अर्बन एरियाज। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, सीपीआई इज इक्वल टू, ये बना सकते हैं हम, सीपीआई इज इक्वल टू आर प्लस यू, रूरल प्लस अर्बन। ठीक है। इन दोनों के बेसिस पर सीपीआई तैयार होता है। ठीक है। ये इस सबका आपको पीडीएफ मिलेगा। अब जो सीपीआई के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो है, संगठन या कार्यालय बोल सकते हैं, सीएसओ जैसा बेसिकली बात करें, सीएसओ, दोनों में बड़ा अंतर समझिएगा। ये डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज कर रहा है, ये वाला मंत्रालय। ठीक है। वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय ये इसको रिलीज करेगा। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, इसी में इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस, इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है वो इसको रिलीज करेगा। बट यहां अगर सीपीआई की बात आ जाती है तो सीपीआई सीएसओ इसके आंकड़े रिलीज करता है, सीएसओ आंकड़े इसको रिलीज करता है। और इसका आधार वर्ष 2015 में, इसका आधार वर्ष 2010 से बदल करके इसका जो आधार वर्ष पहले क्या था, 2010 था, अभी इसको क्या कर दिया गया, 2012, इसको 2012 कर दिया गया है रिसेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इसका बेस ईयर क्या है, ये है। पहले क्या था, 2010 था, इसका बेस ईयर क्या है, ये है। कब किया गया, 2015 में किया गया, और 2015 में ही इसको किया गया। ठीक है। तो दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका प्रकाशन, इसके डेटा, मतलब जब इनका सीपीआई के बेसिस पर जब इन्फ्लेशन के डेटा रिलीज किया जाता है तो उसका प्रकाशन कौन करता है, सीएसओ करता है। और इनका प्रकाशन कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। दोनों चीजें बड़े अंतर से समझ लीजिएगा। अब तीसरी बात आती है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि यहां दो चीजें बहुत बड़ा समझने की होंगी। जब आप जीडीपी आपने पढ़ा होगा तो दो चीजें वहां, एक कांस्टेंट प्राइस आया होगा, एक आपका चालू कीमत आया होगा, मतलब करंट प्राइस। तो दोनों चीजें समझिएगा। पहले ये जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। यह मुद्रास्फीति के मापने का एक बहुत उपयुक्त तरीका है, क्योंकि इसमें किसी अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, किसी एक वर्ष में किसी एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से लगाया जाता है। वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से लगाया जा रहा है। वो अगर अब परिवर्तन कैसा होगा, दो तरीके का आएगा। कैसे, चालू कीमतों पर जीडीपी, चालू कीमतों पर जीडीपी क्या है और स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्या है। ठीक है, तो चालू कीमतों पर जीडीपी क्या होगा और स्थिर कीमतों पर, चालू कीमतों पर क्या होगा और स्थिर कीमतों पर क्या होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब हम चालू कीमतों का मतलब है बाजार कीमतों पर, बाजार कीमतों मार्केट प्राइस पर जीडीपी क्या है। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर का मतलब है कि जब हम जीडीपी स्थिर कीमतों का आकलन स्थिर कीमतों पर इसलिए क्या है, मतलब उसको रियल जीडीपी भी कहते हैं। इसको जब हम इसकी कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो उसको रियल जीडीपी भी कहते हैं। क्या, रियल जीडीपी, वास्तविक, मतलब स्थिर कीमत है। इसको मान लिया कि 2011-12 वर्ष 2011-12 के आधार पर स्थिर कीमतें कह रहा है वर्ष 2011-12 में उस टाइम जो कीमत है उसके आधार पर जीडीपी की कीमतें, जीडीपी की वैल्यू क्या है, और चालू कीमतें जो वर्तमान में चल रही है इसका ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर पता चलेगा। मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि का मतलब वास्तविक जीडीपी में वृद्धि। इन दोनों चीजों में जीडीपी डिफ्लेटर को समझने में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मौद्रिक जीडीपी और दूसरा है आपका रियल जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी दोनों का अंतर ही जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है दोनों का अंतर। मतलब जीडीपी जब किसी देश की जीडीपी का आकलन करते हैं तो दो चीजें रहती है, एक तो चालू कीमतों पर करेंगे, दूसरा स्थिर कीमतों पर करेंगे, और दोनों स्थिर कीमतों से चालू कीमतों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। अब मैं इसके एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। यदि जीडीपी का मान 1 है, अब यदि हम ये मान लें, इसको मैं रफ कर देता हूं। सपोज जीडीपी डिफ्लेटर का हमने मान क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, क्या है, 1 है। इसका अर्थ है कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, देयर इज नो चेंज, मतलब इन दोनों में इक्वली चेंज हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो जब दोनों का मान 1 हो जाए तो कोई परिवर्तन कीमतों में नहीं, कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जबकि जीडीपी का मान, जीडीपी डिफ्लेटर, यदि जीडीपी डिफ्लेटर का अगर 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो दुगने की वृद्धि होती है। किसमें, कीमत स्तर में दुगने की वृद्धि होती है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर का मान क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो कीमतों में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी, 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मान जितना ज्यादा होगा, कीमतों में उतना ही, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में उतनी ही ज्यादा वृद्धि दर्ज होगी। और जीडीपी डिफ्लेटर का मान जितना कम होगा, उतनी ही वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में कम वृद्धि दर्ज होगी, उतने गुना कम होगी। मतलब उतने गुना कम हुई, इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा का वैल्यू उतना बढ़ा रहा। लेकिन अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ज्यादा आई तो मुद्रा की वैल्यू उतनी ही कम आपको दिखाई देगी। मतलब कीमतों का स्तर तो बहुत दुगना हो जाएगा और वास्तविक मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका आकलन कर सकते हैं। तीसरा एक इससे इन तीनों से अलग एक इंडेक्स जारी होता है, उसको बेसिकली वो जो इंडेक्स जारी होता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स होता है। क्या, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, आवास कीमत सूचकांक। आवास कीमत सूचकांक इसका प्रश्न आता है और ये 2007 से इसको प्रारंभ किया गया। इसको कौन रिलीज करता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको करता है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, दैट वाज द सेटअप इन 1988।
1988 में सेटअप हुआ ये एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, 1988 में सेटअप हुआ है। और ये क्या कौन सा इंडेक्स जारी करता है? रेजिडेक्स। क्या है? आवासीय कह रहा है ना, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। क्या जारी करता है? एनएचबी जारी करता है। क्या जारी करता है? रेजिडेक्स। आवासीय जो आवासीय जो परिसंपत्तियां होती हैं उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन आया है वो रेजिडेक्स के द्वारा किया जाता है। इसको क्या है? रेजिडेक्स। ये सवाल सीधा सीधा यहां से पूछा जाता है, रेजिडेक्स का किससे संबंध है? और इसके आज डेफिनेटली 15 सवाल, अब ये टॉपिक मेरा कवर हुआ है, इसके 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और एक बार इसके बारे में बता देता हूं, 2007 में राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी रेजिडेक्स सूचकांक को जारी किया और यह सूचकांक विभिन्न शहरों में, मतलब विभिन्न शहरों में विभिन्न समय में आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब आपको एक टास्क देता हूं, ये देखिएगा कि रेजिडेक्स कितने शहरों के द्वारा रिलीज किया जाता है, मतलब रेजिडेक्स जब जारी होता है तो कितने शहरों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उसके आधार पर ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का रेजिडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन का मेरा मतलब ये टॉपिक था, पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र का एक और वीडियो आएगा, लेकिन ये इन्फ्लेशन का टॉपिक पूरा हो गया है। व्यापार चक्र का स्थिति जैसा आजकल बन रहा है और उस स्थिति से एकदम अलाइड होगा, बिल्कुल उसको समझ पाएंगे आप लोग। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो आप लोग मुझे सीधा व्हाट्सएप का फोन नंबर जो है आप उस पर सवाल आप भेज सकते हो और कमेंट भी आप लिखिए उसमें। ठीक है, इन्फ्लेशन का कोई भी ऐसा प्रश्न अब नहीं बनेगा जो आप लोगों को ना आए उसका आंसर, और इसके सवाल भी आज आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी इसका मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ट्रेड साइकिल व्यापार चक्र के ऊपर होगा। आपसे आशा करता हूं कि वीडियोस को देखिए, नोट्स कंप्लीट करिए। ये जो लेक्चर हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं और चूंकि आप लोग जब आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे इसके लिए ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है पहले से कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं, कैमरे के सामने पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा टीचिंग से कोई ऐसे भी लिंक नहीं है जॉब का भी। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को भी विराम देता हूं। ये पूरा टॉपिक हो गया और आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, कमेंट भी लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स चाहिए। हाँ, ये एक और बता देता हूं कि अगर आप नोट्स नहीं बना के डालोगे तो आगे से वीडियो भी नहीं आएंगे, इसीलिए आप वीडियो बन रहा है।